हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छा सैम्पल पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। और बेटा, जैसा कि मैंने अकाउंट्स में आपके साथ करवाया था, बीएसटी में आपके साथ करवाया था, इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको दावा कर रहा हूँ बेटा, इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखे जाना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक मैंने कंप्लीट वन शॉट वीडियो डाली है, जिसमें आपको मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स कवर कराए हैं, प्लस जो आपकी डेवलपमेंट है उसके चैप्टर की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और कोशिश करूंगा मैं साथ साथ चैप्टर्स की वीडियो डाल दूं जो रिमेनिंग है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एपेक्स बैंक जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक को, यानी इसका होगा सी। एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी हैज लीड टू रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अंडर बार्टर सिस्टम। आपको मालूम था कि बार्टर सिस्टम के टाइम पर हमारे काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, और जैसे ही मनी आया उसने उन सभी ड्रॉबैक्स को ख़त्म कर दिया। तो ये सारे ड्रॉबैक्स ही हैं: लैक ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी आएगी, वो इसलिए बेटा कि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है, करीब 3:15 बज रहे हैं, तब आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो प्लीज़ इसको अपना प्यार देकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा। चलिए, थर्ड है द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी। लिक्विड मेजर यानी कि जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए जल्दी से, उसे हम कहते हैं M1। ठीक है ना? फोर्थ है आपका, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है किस बेसिस पे? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस। ठीक है ना? फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट हैज कंपोनेंट बोथ फ्री बी और कंट्रोल बी। इनमें से कौन से में जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फ्री भी होता है, वो कंट्रोल भी होता है, उसे हम कहते हैं डल्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम मैनेज फ्लोटिंग भी कहते हैं। सिक्स्थ है, प्लान इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब सोच के इंक्रीज किया जाता है फॉरेन करेंसी की प्राइस को डोमेस्टिक करेंसी के कंपैरिजन में, तो उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिर है, एक्सपोर्ट ऑफ मेट्रो कोचेस टू ऑस्ट्रेलिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन। किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट ऑफ बीओपी। सबसे पहली बात, ये कैपिटल में तो जाएगा नहीं, या जाएगा? ये हमारा करेंट में जाएगा। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, यानी इसका आंसर होगा ए। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ करेंसी हैज इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू एंड डिनोमिनेटेड वैल्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फॉल्स है, गलत बात हो रही है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन इज परफॉर्म बाय द कॉमर्शियल बैंक फॉर इट्स प्राइम कस्टमर। नहीं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का जो फंक्शन है ये सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है, ना कि कॉमर्शियल बैंक, यानी कि होगा फॉल्स। फिर है, कैपिटल बजट कंपोनेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉन रिकरिंग कंपोनेंट। क्या ये सही है? सही है सर। उसके बाद आपको देखिए, अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उसको चूज करना है, फिर आपको देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। फिलहाल यहाँ पे आपसे कहा गया है कि चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम गिवन बिलो। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको देखना है कि किसके सामने सही ऑप्शन दे रखा है। पहला है, डिक्रीज इन फॉरेन रिजर्व डिवेसाइड। नहीं। इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व डेफिसिट, ये भी नहीं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस आइटम, ये भी नहीं। फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ इजिबल, यानी कि ये आपका करंट पेयर है ना? फिर आपको कुछ असर्शन रीजन दे रखे हैं। पहला है, करेंसी कॉइन यूज इन इंडिया आर लिमिटेड लीगल टेंडर। देखो, लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। आप लीगली किसी को 1000 से ज़्यादा सिक्के नहीं दे सकते। एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट वन कैन नॉट मेक पेमेंट, यानी कि दोनों सही है। 12th का आपका आंसर क्या होगा? 12th का होगा ए। फिर है 13 का, अ सरप्लस इन बीओपी अकाउंट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट। और
सेकंड इसका रीजन दे रखा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी टू डोमेस्टिक इकोनॉमी लीड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, गलत है। एक केस स्टडी आपके सामने, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे कि इन बजट 2020 जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने प्रपोज किया था कि जो इंश्योरेंस है उसे इंक्रीज किया जाएगा बैंक डिपॉजिटर्स को 5 लाख से 5 लाख तक, अभी 1 लाख है। द एग्जिस्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स इन केस ऑफ बैंक फेलर ईच डिपॉजिटर इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम 1 लाख फॉर बोथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो आर के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर बात हो रही है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है द प्रपोज इंक्रीज ऑफ इंश्योरेंस कवर इन द यूनियन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ किसका ऑब्जेक्टिव बात हो रही है, या समाज के भले की बात हो रही है, तो यानी सोशल वेलफेयर। द फॉलोइंग स्टेप विल ऑल्सो लीड टू, अब भाई इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंजेक्शन ऑफ मनी होगा, दोनों होगा, दोनों ही होगा भाई, दोनों की बात हो रही है, बोथ ए एंड बी। 16 में असर्शन रीजन है अगेन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंश्योर पीपल ट्रस्ट इन द इकोनॉमी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सही बात है। फिजिकल डिसिप्लिन द इकोनॉमी फर्दर लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही बात है, यानी इसका आंसर होगा ए। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन उसका करंट एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहा जा रहा है कि विद द अबव अनाउंसमेंट द डिमांड फॉर इंश्योरेंस इन द कंपनी विल, भाई हम नहीं कह सकते बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि कांट बी प्रिडिक्टेड। Suppose the additional burden of the insurance borne by the government, this will lead to increase in unplanned expenditure, सही बात है। गवर्नमेंट के दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो ये ट्रू होगा। ये तो थी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अब थोड़ी बात आएगी आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये तो आपको मालूम होगा ही कि 18 नंबर का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा और 22 नंबर का आपका डेवलपमेंट से आएगा। चलिए, पुअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कैन बी अप्रोप्रिएटेड बाय, जो भी आपकी पुअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो क्यों था, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, वाइड स्प्रेड फैमिलीज, लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चे क्या करते हैं, जहां उन्हें ऑल ऑफ दी अबव दिख जाता है वो उसी को आंसर करते हैं, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लिबरलाइजेशन पॉलिसी मेजर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ट्रेड रिफॉर्म, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इसका हिस्सा नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट हमारे प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। इंडियाज फॉरेन वेल्थ वाज ड्रेन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पेइंग फॉर वॉर एक्सपेंसेस, लूजिंग इन ट्रेड, पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद कह रहा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, क्या प्रोपोर्शनल है, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, सॉरी बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में जा रहा है तो इसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन, और जब कोई चीज़ पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप, स्टोरेज ऑफ क्रॉप, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी मेजर रोल ऑफ सेंट्रल बैंक वाज चेंज फ्रॉम बीइंग ए फैसिलिटेटर टू अ रेगुलेटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं फॉल्स है। उसके बाद अगेन ये चीज आ गई आपकी, आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। देखिए, इंट्रोडक्शन जो हुआ था हमारा रेलवेज का वो 1850 में हुआ था, ठीक है सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 32 साल थी। टेक्निकल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1915 ग्रीन रेवोल्यूशन, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 2017, यानी कि यहाँ पर ये है जो मेरे हिसाब से सी है, ठीक है ना, बी सी दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, फिर देखते हैं 27 वाला, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग पेयर। अब आपको यहाँ पर पेयर्स मैच करने हैं। आपको इसमें सिंपली हम क्या देखते हैं, कोई भी एक जिसके बारे में आपको पता हो उसका आप आंसर लिख दो, ठीक है ना, और आपका आंसर मैच हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पीपल हु रेगुलरली मूव अबव एंड बिलो पॉवर्टी, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्रांजेंट पुअर कहते हैं या रिलेटिव पुअर कहते हैं, बताइए। उन्हें हम ट्रांजेंट पुअर कहते हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिल गया फर्स्ट वाला। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि किसके में फर्स्ट है, डी में सेकंड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ थर्ड है और यहाँ फर्स्ट है, यानी इसका आंसर होगा बी। फिर है अगेन असर्शन और रीजन, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी ड्यूरिंग 2016 लीड्स टू इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स पे इन द कंट्री, सही बात है। रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन, ये भी सही है।
नहीं, ये सही नहीं है, रीज़न सही नहीं है, यानी कि ये तो ट्रू है, लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। तो ये कुछ मेरे हिसाब से क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट है, उसमें जो रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज़, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीज़, पॉवर्टी, एलिगेशंस ऑफ पॉवर्टी, और उसके बाद पॉवर्टी मेज़र कैसे करे जाते हैं, रिफॉर्म्स कौन-कौन से थे हमारे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ऑक्यूपेशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री रिफॉर्म, और आपकी पॉवर्टी में जो भी प्रोग्राम्स हैं, एलिगेशन प्रोग्राम्स हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं 2-3 वीडियोस और आपको दे सकूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और आपके चैप्टर्स के रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब